नमस्कार, 4 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। क्या कहा जानेंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां हंगामे के चलते नगर निगम की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरी बड़ी खबर यूपी के कासगंज जिले से है, जहां एक दरोगा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर क्या है कारण, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर सिरोंज तहसील से है, जहां तालाब के सीमांकन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की माटी से, यहां के संस्कारों से, यहां की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो जहां की जड़ों से नहीं जुड़े हैं, वो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कर रहे हैं। एक मध्य प्रदेश का अपमान है। यह मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। यह मध्य प्रदेश की संस्कृति परंपराओं का अपमान है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे आहत मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर आबकारी नीति बनाई है तो जन भावनाओं को देखते हुए बनाई है, माताओं बहनों के सम्मान को देखते हुए बनाई है, नशे को हतोत्साहित करने के लिए बनाई है। मध्य प्रदेश की आपने उस समय फैसला किया था कि शराब ठेकेदार उप दुकान खोल सकेंगे, उसकी राशि तय कर दी थी, कितने करोड़ देके उप दुकान खोल लेंगे। लाइसेंस के नियम को आसान करने की नीति कमलनाथ सरकार ने बनाई थी। आपने ऑनलाइन शराब बिकेगी, महिलाओं के बहनों के लिए अलग से शराब की दुकान होंगी। आपकी नीति बनती थी तो ठेकेदारों के लिए बनती थी, दबाव में बनती थी, उनके हिसाब से बनती थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति है नशे को हतोत्साहित करने के लिए, माता बहन और बेटी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, और इसलिए हमने तय किया कि हम सारे अहाते बंद करेंगे। अब हमारा विरोध करें लेकिन मध्य प्रदेश का अपमान ना करें। कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। आपने प्रदेश का अपमान किया, जनता इसे सहन नहीं करेगी। कमलनाथ जी ने तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासत भी लगातार गर्माती हुई यहां पर देखी जा सकती है। पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से लगातार सवाल पूछा कर रहे थे और अब शराब नीति मामले पर उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में निश्चित रूप से सियासी बयान भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, तो सवालों का दौर लगातार जारी था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है, यानी कि 1 अप्रैल से लागू की जाएगी, जिसका ऐलान किया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कमलनाथ का एक बयान सामने आया था, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। दरअसल अगर हम बात करें कमलनाथ के बयान की, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश एमपी मतलब मदिरा प्रदेश बताया था। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि यह मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है और वह मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है और जो विचार हैं उसको नहीं मानते हैं, और जो मध्य प्रदेश के संस्कार है उसका सम्मान कमलनाथ को करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से कमलनाथ की बुराई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है या मुझसे है तो मुझे वह कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बयानबाजी कर मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताकर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान कमलनाथ ना करें। और कहीं ना कहीं कमलनाथ की तत्कालीन जो सरकार थी 15 महीने की, उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और कहा कि जब कमलनाथ की सरकार में आबकारी नीति बनाई गई थी उसको सरल किया गया था, जो ऑनलाइन लाइसेंस की प्रक्रिया थी उसको सरल किया गया था, यानी कि जो ठेकेदारों के लिए आबकारी नीति बनाई जाती थी, ना कि जनता के लिए, कि जिससे कि माताएं बहनें सुरक्षित रहें। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो आबकारी नीति अब बनाई गई है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह महिला और बहनों के सम्मान को देखते हुए बनाई गई है और अहाते बंद करने का भी मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है, यानी कि शराब को हतोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कमलनाथ ने जब मध्य प्रदेश को बताया था, उसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है, और इस बयान से उन्हें माफी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आबकारी नीति बनाई है, भाई जनता को ध्यान में रखते हुए और महिला में और बहनों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और अहाते बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है, उसको लेकर लगातार सियासत जारी है। और एक बार फिर अब आबकारी नीति जो लागू 1 अप्रैल से होने वाली है, जिसका ऐलान हो चुका है, उसको लेकर कमलनाथ के बयान पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गर्म आ गई है। जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आबकारी नीति लागू होने वाली है और जिस तरीके से हाथों को लेकर भी निर्णय लिया गया, अगर देखा जाए तो ये एक सही फैसला है। और कमलनाथ जी जो हैं वो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहना कितना उचित लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान की, जो आपने कहा है कि कितना उचित है, यह तो कमलनाथ ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बयान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है कि यह 8.5 करोड़ प्रदेश की जनता का अपमान है और इसको लेकर कमलनाथ को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया और किस संदर्भ में उन्होंने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताया है, इसका जवाब तो कमलनाथ ही उचित दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश जो उन्होंने बताया है, इससे कहीं ना कहीं जनता का अपमान जरूर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, उसको कमलनाथ नहीं मानते हैं और लगातार जनता को अपमानित करने का काम कमलनाथ करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली नगर निगम को भारी हंगामे के चलते कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बुधवार दोपहर से गुरुवार सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की गई है। भाजपा ने आप पर वोट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया। वहीं एमसीडी के बाद अब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नेताओं अफसरों की जासूसी करवाने के मामले में आप दफ्तर के बाहर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में आप सरकार है और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेयर भी आप पार्टी का ही है, जिस तरीके से हंगामा लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, क्या कह सकते हैं इस वजह से ही बौखलाहट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि केजरीवाल और एलजी में भी यहां पर कहीं ना कहीं मतभेद यहां पर दिखाई दे रहा है, या आप पार्टी है इस वजह से, या मेयर जो है वो भी आप पार्टी का है? नहीं, देखिए, ये तो बात सही है कि जो उनका जो संसद है, जो एमसीडी है, उसमें 150 उनके पास जो है वोट्स हैं और जो कि बहुमत में होते हैं। और आपने देखा कि एक भारी हंगामे के बाद, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, आपने देखा कि चौथे राउंड में जाके मेयर का चुनाव हुआ और वो आप पार्टी का बन गया। लेकिन यहाँ पे जो घटनाएं हैं उसको 2 तरीके से देखना चाहिए। एक, आपने देखा कि जिस तरीके से फीडबैक यूनिट बनाए गए, जिसका कि कोई संवैधानिक दर्जा नहीं होता है, और उसके बाद जो है वो फीडबैक के नाम पे लोगों की जासूसी करे, ऐसा चीजें सामने आई थी। और जिसके आधार पे सीबीआई ने गृह मंत्रालय से उसकी संतुष्टि मांगी थी केस रजिस्टर करने की, वो उसको मिल गई है। और बहुत ही जल्दी पहला सम्मान सिसोदिया साहब को दिया जा चुका है, क्योंकि वो बजट में व्यस्त थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और अगली तारीख पे जो है 24 या 26 मिली है, जहाँ पे उनको उपस्थित होना है। तो कहने के बाद है उस मसले को भी स्टैंडिंग कमेटी की जो चुनाव चल रहा था उसको उठाया गया वहीं पे उस एमसीडी के अंदर। और दूसरी बात ये थी कि जो
प्रक्रिया चल रही थी उसमें उतनी पारदर्शिता नहीं थी। कुछ ऐसी चीजें आई सामने जो कि बीजेपी को लगा कि वो उसमें जो है उनके वोटों की पारदर्शिता जो है वो भंग हो रही है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि कितना गर्मा-गर्मी रही थी मेयर के चुनाव में, वैसी ही गर्मी यहाँ पे दिखाई और बाद में जो है आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है जो कि फेंके जा रहे हैं कागज के टुकड़े और आपस में हाथापाई हुई है और कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें आप और बीजेपी के पार्षद जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के स्थिति ये है कि काम तो चल ही रहा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहती है, हाथापाई होती है और एक नहीं 2-3 दफे के प्रयास के बाद जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा दृश्य आपको अगले 5 साल तक जब तक कि अगले एमसीडी नहीं होता देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको कोई प्रचंड बहुमत नहीं मिला है जैसा कि आपने वहां पे देखा था, विधानसभा में देखा था। तो वो अपने जो भी उनके जो विधायक पास करने होते हैं वो शांतिपूर्वक अपना कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 116 वोट जो है बीजेपी को पड़े थे, तो लड़ाई बड़े टक्कर की हो रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इस तरीके के हर इशू पे आपको इस तरीके का हंगामा होता दिखाई पड़ेगा। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा ने आप पर वोट की गोपनीयता भंग करने का भी आरोप लगाया है, क्या कितनी सच्चाई दिखती है आपको इसमें? हाँ, उसमें कुछ था कि जो बैलेट बोर्ड से पढ़ रहे थे तो उसमें वो बैलेट पेपर को छुपा के उसको डालना होता है, वो दिखा रहा है, कुछ ऐसे विजुअल दिखाई पड़े जिसकी आपत्ति जो है बीजेपी ने दर्ज की। उसके बाद जो है बात बढ़ती चली गई और हंगामा बढ़ता चला गया। तो इस तरीके की चूंकि जब भी बराबर की लड़ाई होती है तो आपको इस तरीके की टसल्स और लड़ाई और संघर्ष आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमको लगता है कि जो दिल्ली वासी हैं वो थोड़ा सा गर्म मिजाज है, जिसकी वजह से आप ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि आज आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखिए जिसमें सपा पार्टी के पास 110 विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस तरीके की बातें नहीं होती है। वो अपना विरोध दर्ज करते हैं, उसको संज्ञान में भी लिया जाता है और बहुत आराम से जो है विधानसभा चलती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के सोरो थाने में तैनात एक दरोगा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि दरोगा आगरा जनपद का रहने वाला था और उनके 2 भाई कासगंज जिले में ही पुलिस विभाग में तैनात हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल दरोगा के परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं चल सका, लेकिन क्षेत्र में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दरोगा तिरमल सिंह ने आत्महत्या की है। वहीं एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि दरोगा तिरमल सिंह सोरो थाना परिसर में ही किराए के मकान में रहते थे। परिवार को सूचना देने के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना सोरो पर तैनात उप निरीक्षक तिरमल सिंह, इनकी मृत्यु की सूचना मिली थी। ये तत्काल इस सूचना पे थाना स्थानीय पुलिस तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पे पहुंचे। जो तिरमल सिंह उप निरीक्षक हैं, ये एक किराए के कमरे में अकेले ही रहते थे। इनका जो परिवार है वो मूलतः आगरा का रहने वाला है। तिरमल सिंह के 2 अन्य भाई वो जनपद कासगंज में ही पुलिस विभाग में ही तैनात है। पुलिस फोर्स जो वहाँ मौके पे पहुंचा था, तत्काल उन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए यहाँ लेकर के जिला अस्पताल आया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में जो घर वाले हैं उन्हें भी सूचना कर दी गई है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो हमारे स्तर से अमल में लाई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके से कासगंज में आत्महत्या का मामला सामने आया है, एक दरोगा ने ही आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ मामला है, ये किस वजह से आत्महत्या की गई है? जी पुजारी, आपको बिल्कुल बता दूं, ये जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला कस्बे में तैनात दरोगा तिरमल सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में उनका फंदे पर लटका शव मिला। आनंद फानन में पुलिस को सूचित किया गया। जब मालूम पड़ा कि ये कोई प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है, इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वहीं पुलिस ने परिजनों ने तहरीर दी है कि एक महिला जो हाथरस की रहने वाली है, उससे उसका पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस सबसे 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। जी पूजा जी, तो कितने बजे की घटना बताई जा रही है? क्योंकि आप बता दो, ये बीती रात करीब 8 से 8:30 बजे की घटना है।
जब मेस से खाना देने को एक कर्मचारी गया था, जब उसने आवाज दी थी, आवाज ना सुनने के कारण जब दरवाजा खटखटाया और खिड़की खोली तो फंदे पे लटका सब देख एसआई का कर्मचारी बौखला गया, जिसने आनंद फानन में एसपीओ नजदीकी थाने पर तहरीर दी, बताया कि भैया की जो एसआई तैनात है उनका जो सब फंदे पे लटका मिला है। जी पूजा जी। तो पुलिस कार्रवाई में अभी तक कुछ और तथ्य निकलकर सामने आए हैं? जी पुजारी, बिल्कुल बता दूं, परिजनों के तहरीर के आधार पर उस महिला के खिलाफ मुकदमा पंजीकरण किया गया है और महिला को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जी पुजारी। जी, तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक दरोगा ने ही आत्महत्या कर ली है, तो पुलिस महकमे में जिस तरीके से हड़का मचा हुआ है, किसी पुलिस वाले का इस पर कुछ कहना है? ये आपको बिल्कुल बता दूं, जो एसपी सौरभ दीक्षित का साफ तौर पर कहना है कि जो बंद कमरे में सब मिला है उसकी फॉरेंसिक की जांच कर रही है कि क्या कुछ सब सामने निकल के आएंगे, वो मीडिया को बता दी जाएंगे। जी पूजा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर विदिशा सिरोंज से है, जहां तालाब ग्राउंड के सीमांकन और भ्रष्टाचार को लेकर विस्तार से मुद्दा उठाया गया था, जिसका असर होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत आरआई पटवारी मौके पर पहुंचकर तालाब नपती कर तालाब को अतिक्रमण से मुक्त करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक हर बार की तरह इस बार भी नपती नहीं हो पाई और विवाद की स्थिति आ गई। दरअसल एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पास इसका कोर्ट से स्टे है और इस केस की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक नपती नहीं कर सकते। बता दें कि लगातार नगरपालिका पर तालाब ग्राउंड को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन तालाब का ना तो सीमांकन हो पा रहा है और ना ही तालाब अतिक्रमण मुक्त हो पा रहा है। फिलहाल सिरोंज एसडीएम ने कहा है कि जल्द ही इसका सीमांकन कराकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसमें एक तो तालाब की जो शासकीय तालाब है उसका एक सीमांकन करा के पहले तो उसको कुछ अतिक्रमण वगैरह तो उसको मुक्त करने की खाली है, और साथ ही उसमें जो जल निकासी पहले होती थी, अब चूँकि अवैध कॉलोनी है दूसरे निर्माण होने के कारण जो रुका हुआ है उसका भी निराकरण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये जो मामला सामने आया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है लगातार देखने को मिल रहा है, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने और एक और बार यहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर नगर पालिका में कई सवालिया यहाँ पे खड़े होकर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल पूजा जी, ये सिरोंज तहसील के तालाब का है जो बस स्टैंड पर बना हुआ है। इसको लेकर यहाँ स्थानीय प्रशासन बिल्कुल भी लापरवाह नजर आ रहा है। इस तालाब का सौंदर्यीकरण के नाम पे लेकर कभी भ्रष्टाचार किए गए हैं, आसपास कॉलोनियां भी निर्माण हो गई हैं, जिससे इस तालाब की निकासी बंद हो गई है जी। इसमें बंद जी तो तालाब का सीमांकन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक विवाद स्थिति बन रही है। यहाँ लोगों का ये कहना है कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। तो एसडीएम का अभी तक इस पर क्या कुछ कहना है? एसडीएम भी यही बोल रहे हैं कि जब हम सीमांकन तब करा पाएंगे जब तक, ये बता रहे हैं किसी व्यक्ति ने इस पर रोक लगाई है। जी, तो ये जो रोक लगाई गई है तो उस पर सुनवाई किस तरीके से होगी? आप अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जी, तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इस पर अभी तक किस किस का क्या कुछ कहना है? क्या? जी रवि जी। जी तो अभी तक इस मामले पर अभी तक किस किस का क्या कुछ कहना है? यहाँ जनता का जो सामाजिक जो लोग हैं वो धरने पर भी बैठ रहे हैं जी। इस तालाब के सौंदर्यीकरण में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं इस पे अभी फिलहाल में एक मेला के भी आयोजन हो रहा है जी। उसमें भी भ्रष्टाचार की जनता इन पर आरोप लगा रही है यहाँ की नगर पालिका पर। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।